आज का यह वीडियो हमारा क्लास 10th के समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो हर साल ही आपसे पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है आपके आईएमपी क्वेश्चन। पहला हमारा अंतिम उत्पादन से क्या आशय है। तो अंतिम उत्पादन क्या है? तो वे वस्तुएं जो उपयोग के लिए तैयार की जाती है उन्हें अंतिम उत्पादन कहते हैं। जैसे डबल रोटी उपयोग के लिए तैयार है। कौन सी रोटी? डबल रोटी उपयोग के लिए तैयार है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा, सेवा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र किसे कहेंगे हम? तो तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां। देखिए क्षेत्र तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों से वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं को सृजन होता है। तो जो वस्तु रहेगी उस वस्तु के जरिए हम किसी दूसरे व्यक्ति का क्या करेंगे? उसकी सेवा करेंगे। तो वही आपका सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ज्ञान आधारित समाज क्या है? तो ज्ञान आधारित समाज किसे कहेंगे हम? तो वह समाज जिसमें सभी वस्तुएं उपलब्ध ज्ञान के लिए आधार पर होती है। वह समाज जिसमें सभी क्रियाएं उपलब्ध ज्ञान के आधार पर ही क्या होती है? आधारित होती है। जैसे दूर संचार तकनीक के विस्तार से ज्ञान आधारित समाज की धारणा का विकास हुआ है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? अधोसंरचना क्या है? तो अधोसंरचना किसे कहते हैं? तो वे सुविधाएं और क्रियाएं जो उत्पादन के कार्यों में क्या होती है? सहायक होती है। क्रियाएं और सुविधाएं उत्पादन के कार्य में सक्षम होती है, सहायक होती है, उसे अधोसंरचना कहा जाता है। जैसे ऊर्जा, शिक्षा। ऊर्जा क्या है? यहाँ अपनी सुविधाएं और क्रियाएं के द्वारा क्या है? उत्पादन में सहायक होती है, उसे ही अधोसंरचना कहते हैं। तो उदाहरण में लिख देना आप, ऊर्जा, शिक्षा और आदि। अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्रमांक 5, अल्प बेरोजगारी क्या है? अल्प बेरोजगारी से क्या चाहिए? तो अल्प यानी कि कम। तो किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन होना अल्प बेरोजगारी कहलाती है। क्या कहलाएगी अल्प बेरोजगारी? कि किसी क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों का नियोजन करना अल्प बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि कम वस्तुओं में अधिक वस्तुओं का सृजन करना आपकी अल्प बेरोजगारी कहलाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, किस क्षेत्र में तथा कब व्यावसायिक प्रशिक्षण की मांग होती है? तो किस क्षेत्र में प्रशिक्षण की मांग होती है और कब व्यवसाय में प्रशिक्षण की मांग होती है? तो तृतीयक क्षेत्र जैसे आय बढ़ती है, तृतीयक क्षेत्र में आय बढ़ती है। कुछ लोग अन्य कई सेवाएं करते हैं, जैसे पर्यटन, निजी विद्यालय, रेस्तरां इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, मुद्रा किसे कहा जाता है? तो मुद्रा है किसे? जिससे हम वस्तुएं खरीदते हैं या हम दूसरों की मदद करते हैं, वही आपकी मुद्रा कहलाएगी। तो वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने के एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, वह मुद्रा कहलाती है। यानी हम किसी को पैसे, किसी वस्तु में भुगतान भरते हैं, उसे हम मुद्रा कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या हमारा? कि मुद्रा के कार्य बताए। तो मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा।
विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और मूल्य संरचना का आधार। मूल्य संचय का आधार। औपचारिक ऋण तथा अनौपचारिक ऋण क्या है, इनमें हमें दोनों में अंतर बताना है। तो देखिए अंतर इस प्रकार से लिखिएगा आप, और पूरा सपा ही लिखिएगा, परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। तो औपचारिक ऋण एक साइड और दूसरी साइड आपको लिखना है अनौपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण किसे है कि ब्याज की दर अपेक्षाकृत कम होती है, वह आपका औपचारिक ऋण रहेगा। और ब्याज की दर कैसी, अपेक्षाकृत कैसी रहेगी, अधिक होती है, वह अनौपचारिक ऋण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें एक निश्चित तथा निम्न ब्याज दर पर ऋण देते हैं। देखिए कम है तो ब्याज की जो दर रहेगी वहाँ कम ही रहेगी, और इसमें अधिक है तो इसमें मनमानी ही उच्च ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। देखिए यहाँ कम है तो इसका आकार भी कैसा होगा, इसका आकार बड़ा होगा। यह आकार में बड़ा होता है, लेकिन यहाँ आकार में कैसा होगा, छोटा होता है। तो ब्याज की दर अपेक्षाकृत इसमें कम होती है और इसमें ब्याज की दर अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें एक निश्चित तथा निम्न ब्याज पर ऋण देते हैं और इसमें मनमानी तथा उच्च ब्याज पर क्या देते हैं, ऋण देते हैं। यह आकार में छोटा बड़ा होता है और यहाँ आकार में छोटा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करेगा। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है हमारा कि सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में क्या अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है और निजी क्षेत्र क्या है, तो ये हम समझने वाले हैं अंतर के माध्यम से। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत, यानी कि जो सार्वजनिक है इनमें सभी आ जाते हैं, A to Z, इन्हें पूरा सरकार का होता है। निजी यानी कि खुद का होता है। तो ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होते, यानी कि ये क्षेत्र खुद के होते हैं। इसमें बेरोजगार की अवधि कैसी होती है, नियमित होती है, और इसमें बेरोजगार की अवधि नियमित नहीं होती है, क्योंकि इसमें सरकार नियमित रूप से करेगा, जो भी चीज करेगा नहीं, इसमें मनमानी ही के खुद का क्षेत्र रहेगा तो वहाँ उसकी अवधि वहाँ निश्चित नहीं करेगा, नियमित रूप से नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है कि यह समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। सरकार का है तो उस पे सभी का अधिकार होगा। और यह निजी व खुद कुछ व्यक्तियों का उद्योग के लिए, तो यहाँ खुद का रहेगा, और जो व्यक्ति है वहाँ जिसको शामिल करना चाहेगा वहाँ रहेगा ये आपका। तो यह निजी व कुछ व्यक्तियों या उद्योग के लिए होता है। तो ये हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को दोनों में अंतर समझा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर हम बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 11 क्या है कि वर्ष 1991 से पूर्व यानी पहले 1991 से पहले भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। जो 1991 था उसके पहले भारत के ये विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, तो हम देखते हैं इसे। तो वर्ष 1991 तक आयातों का नियंत्रण रखा गया था, यानी आयात दूसरा देश इस देश को वस्तुएं देगा या ये देश दूसरा वस्तु, दो देश रहेगा वे आदान प्रदान करेंगे दोनों। तो इस अवधि में केवल अनिवार्य वस्तुओं जैसे मशीनरी, उर्वरक, पेट्रोलियम का ही मुख्य रूप से आयात किया जाता है। तो जो चीज हमें जरूरत की थी उन्हीं चीजों का आयात होता था विदेशों के द्वारा। और देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाए रखने के लिए संरक्षण की नीति को अपनाया गया। और इस नीति में क्या किया गया कि देश के जो उत्पादकों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए एक संरक्षण की नीति अपनाई गई थी। और परिणाम स्वरूप इस अवधि में व्यापार
धीमी गति से चल रहा था। क्या चल रहा था? इस अवधि में व्यापार धीमी गति से चल रहा था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। प्रश्न क्रमांक 12, खुली बेरोजगारी या प्रचलन बेरोजगारी में क्या अंतर है? दोनों में अंतर बताना है। देखिए, ये आपके हर साल ही प्रश्न आते हैं, जो आपको इस वीडियो में बता रही हूँ मैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपके। तो खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, ये हम दोनों को समझेंगे इस अंतर के माध्यम से। पहला अंतर हमारा, यहाँ बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है और यहाँ बेरोजगार किसी क्षेत्र में पाए, यानी जो बड़े बड़े उद्योग है वहाँ आपकी खुली बेरोजगारी रहेगी, और जो प्रचलन है यहाँ किसानों में, कृषि में पाई जाती है। और इस प्रकार की बेरोजगारी के लोग बेरोजगार होते हैं। देखिए, उद्योग में लोग काम करेंगे तो वे क्या कहलाएंगे? जो काम कर रहे हैं वे आपके बेरोजगार कहलाएंगे। तो बेरोजगारी के लोग बेरोजगार होते हैं और इसके अंतर्गत लोग नियोजित प्रतीत होते हैं। तीसरा अंतर है हमारा, इसके अंतर्गत एक ही व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता है। क्या है इसमें कि एक ही व्यक्ति को काम नहीं उपलब्ध होता है, बहुत सारे लोग रहेंगे जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धंधे करते हैं, यानी कि उस कंपनियों में, जो हम कह सकते हैं औद्योगिक यानी कंपनियों में काम करना, वही आपकी खुली बेरोजगारी है। और इसके अंतर्गत किसी काम में लोग आवश्यकताओं से अधिक संख्या में लगे रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि एक ही लोग काम करेगा, जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उसी प्रकार से इसमें लोग उन काम करते हैं, ये व्यक्ति उन काम करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा इसे। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझ? देखिए, कंपनियां यानी कि उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनी। बहुराष्ट्र, देखिए राष्ट्र यानी राष्ट्र की रहेगी, बहु यानी एक से अधिक राष्ट्र की कंपनियां, ऐसी कंपनियां जो अनेक राष्ट्रों में अपने उत्पादन को क्या करेगी? फैलाएगी। अपने उत्पादन को, यानी कि कंपनियां, अनेक बड़ी बड़ी कंपनियां अनेक राष्ट्र में उद्योग करती है, वही आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो आपको सटीक तरीके से किस प्रकार लिखना है, यानी कि इस किताब की भाषा में, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक क्या है? राष्ट्रों में उत्पादन करती है। तो ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में उत्पादन करती है, ये कंपनियां बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है। देखिए, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रों में करेगी तो इनका फैलाव भी बहुत बड़ा ही रहेगा, यानी कि उनका उत्पादन बहुत बड़ा रहेगा, तथा उत्पादित वस्तुओं को जब ये उसका उत्पादन कर लेते सही तरीके से, पूरी कंप्लीट हो जाता है आपका उत्पादन, तो यह वस्तुओं को अनेक राष्ट्रों में बेचती है। पूरा वहाँ माल कंप्लीट कर लेगा और उसे अनेक राष्ट्रों में पहुंचा देता है, वही आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। प्रश्न क्रमांक 14 हमारा, कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक लिखिए। तो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित वाले कारक हमें बताने। पहला आपका तकनीक, दूसरा प्रतियोगिता, बाजार का विस्तार, उदासीकरण की प्रक्रिया। आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, इतना ही आपको लिखना है, केवल 2 नंबर में। अगला है प्रश्न क्रमांक 15, कि वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं बताएं। जो वैश्वीकरण है उससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो पहली हमारी श्रमिकों के जीवन पर प्रभाव। जो श्रमिक करते हैं, लोग श्रम करते हैं, उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके कारण छोटे उत्पादों पर प्रभाव पड़ेंगे, सभी लोगों को काम क्या लाभ नहीं मिलेगा, नहीं उन्हें काम में लाभ नहीं मिलता है, और क्षेत्रीय असमानता है। तो ये आपका वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्या है, आप ये लिख देना। प्रश्न क्रमांक 16,
कि किन उद्योगों का वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे कौन से उद्योग है जिन पर वैश्वीकरण का प्रभाव यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। पहला आपका बैटरी उद्योग में संधारित्र, प्लास्टिक, खिलौने, टायरों, डेयरी उत्पादन, खाद्य तेल के उद्योग, ऐसे कुछ ऐसे उदाहरण है जहाँ प्रतिस्पर्धा के कारण यानी आपस के भेदभाव के कारण छोटे विनिर्माताओं पर कड़ी मार पड़ी है। तो कई इकाइयां बंद हो गई है, जिसके चलते अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। इसके कारण अनेक श्रमिक क्या हो गए, बेरोजगार हो गए, यानी कि उनका धंधा नहीं चल रहा है वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण, और वे लोग क्या हो गए, बेरोजगार बन गए हैं। तो ये आप इसमें लिख देना कि किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। तो ये आपको मैंने बता दिया, आप इसे लिख दें। तो अब हम देखते हैं श्रम विभाजन क्या है। तो श्रम विभाजन किसे कहेंगे हम, तो किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया को विभिन्न उप क्रियाओं में बांटना और प्रत्येक उप क्रिया को अलग अलग श्रमिकों से करना श्रम विभाजन कहलाता है। क्या है श्रम विभाजन, कि ऐसी वस्तुएं उनका उत्पादन क्या करेंगे, उसकी प्रक्रिया को भिन्न भिन्न उपक्रियाओं में बांटेंगे और प्रत्येक जो उपक्रियाएं रहेगी आपकी उसे अलग अलग श्रमिकों में हम बांटेंगे, वही आपकी श्रम विभाजन कहलाएगी। यानी कि विभाजन करना, लोगों के बीच में उसे बांटना, वही आपका श्रम विभाजन कहलाएगा। तो आप से किस प्रकार लिखेंगे, किसी वस्तु की उत्पादन प्रक्रिया को विभिन्न उपक्रियाओं में बांटना, जो प्रक्रिया रहेगी उत्पादन की उसे हम अलग अलग क्रियाओं में बांटेंगे, फिर उस क्रिया को हम क्या करेंगे, अलग अलग श्रमिकों में बांटेंगे। जो काम करने वाले श्रमिकों रहेंगे उनको हम समझाएंगे, यानी कि उनमें उसको बांट देंगे उस क्रियाओं को, यानी इसे किस प्रकार से हमें करना है काम को। तो वही आपका श्रम विभाजन कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 क्या है हमारा, कि विदेशी व्यापार क्या है। देखिए आप विदेशी तो समझे ना, दूसरे देश से आने वाला, उसे हम कहेंगे विदेशी व्यापार। तो विदेशी व्यापार से क्या है, तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से क्या वस्तुएं खरीदता है और बदले में अपने देश की वस्तुएं बेचता है, वही आपका विदेशी व्यापार कहलाता है। इतना भी आप लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए इसे शॉर्टकट में समझिए कैसे, कि जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो चीज उसके पास नहीं है वह विदेश से मंगाएगा और बदले में उसको अपनी चीज यानी कि उस देश को जिस चीज की आवश्यकता है वहां उसे देगा बदले में, वही आपका विदेशी व्यापार कहलाएगा। देखिएगा कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से वस्तुएं खरीदता है तथा बदले में अपने देश की वस्तुओं को बेचता है, यही आपका विदेशी व्यापार कहलाता है। इतना भी लिखेंगे तो आपके नंबर फुल फाल मिलेंगे। आगे आप लिख सकते हैं, वस्तुओं के इस पारंपरिक विनिमय को ही व्यापार कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को करना ही आपका कहलाएगा व्यापार। और देखिए आगे भी आप इसमें आपकी दो परिभाषा बन गई है कि विदेशी व्यापार क्या है या व्यापार क्या है। और दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाले विनिमय को क्या कहेंगे, विदेशी व्यापार कहा जाता है। आप इसे यहाँ तक लिखिएगा, क्या पूछा है, विदेशी व्यापार क्या है। तो ये आप इस यहाँ तक लिखिएगा कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाला विनिमय को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। आगे कि एक देश दूसरे देशों के साथ जो क्रय विक्रय है ना कि आदान प्रदान करता है
वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भी परिभाषा बनेगी इसमें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहेंगे? तो ऐसे देश, ये एक देश क्या है, दूसरे देशों के साथ जो क्रय विक्रय करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। जैसे उदाहरण करके आप लिख देना, भारत तथा अमेरिका के बीच होने वाला व्यापार क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी विदेशी व्यापार है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। अगला है हमारा कि वैश्वीकरण क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, विश्व की विभिन्न आवश्यकताओं का एकीकरण किया जाता है, ताकि कुछ वस्तुएं एक सेवाएं और प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का लगातार प्रवाह हो सके, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। किसे कहेंगे हम वैश्वीकरण? कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा देश की विभिन्न आवश्यकताओं का क्या करेंगे, एकीकरण किया जाता है, ताकि जिसके कारण वस्तु और सेवाएं, प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का लगातार प्रवाह हो सके, उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। प्रश्न क्रमांक ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों का आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि एटीएम क्या है। ये आपसे हर साल ही पूछा जाता है, कि समझ लो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका वार्षिक परीक्षा के लिए, कि एटीएम से क्या से ये पूछा भी जाता है आपसे हर साल ही। तो एटीएम से ऐसी अव्यवस्था से जिसमें कभी भी पैसे हम निकाल सकते हैं, जिसका कार्ड प्लास्टिक का बना होता है। इसका कार्ड कैसा बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है, जिसमें धातु की चमक लगी रहती है। इस एटीएम में धातु की चमक लगी रहती है, जिस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी विवरण दर्ज होते, जो धातु की चमक लगी रहती है चिप, उस पर बैंक अकाउंट से संबंधित सभी जानकारी दर्ज की रखी होती है। एटीएम से एक दिन में निश्चित धनराशि ही निकाली जा सकती है। यह धनराशि अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड के लिए अलग अलग हो सकती है, और वास्तविकता यह है कि एटीएम ने बैंकिंग कार्य को बहुत सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। जैसे कि लोगों को लाइन में 2-3 घंटों तक लाइन में नहीं उबना पड़ेगा, जिस कारण से सरकार ने एक योजना हेड़ी है, जो कौन सी है? एटीएम। तो एटीएम के द्वारा आपके 2 सेकेंड में ही पैसे निकल जाते हैं, वही आपका एटीएम कहलाता है। तो ये एटीएम के बारे में जानकारी है। एटीएम से क्या चाहिए, ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, तो इसे आज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने 10वीं के समाज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा में मोस्ट आने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हर साल ही पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। तो आगे आपसे मिलते हैं हम कुछ इस प्रकार के नए वीडियो के साथ में। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे हम, जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।